आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24 और उदयपुर संभाग के सभी मीडिया के बंधुओं, देखिए पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे इलेक्शन में आप लोग कवर कर रहे होंगे, क्योंकि मैं अर्थव्यवस्था को देखता हूँ तो मैं कुछ बातें आपके सामने रख दूँ। अगर कांग्रेस की प्रदेश सरकारों को हम देखें, जिस तरह से वो चुनाव के समय आश्वासन देती है, विभिन्न आश्वासन देती है, उनका कोई रोड मैप उनके सामने है नहीं। उन आश्वासनों को कैसे पूरा करेंगे, उसके ऊपर जो खर्च आएगा उसका में अंदर बजट का प्रावधान नहीं है। ये सब बातें बाद में फिर वो चर्चा के बाद जब चुनाव में झूठे लोगों को संकल्प दे, झूठे आश्वासन देके जब चुनाव के बाद उनको पूरा करने की बात आती है तो उनके पास उनको पूरा करने का कोई रास्ता नहीं है। वैसे ही हमने राजस्थान में भी देखेंगे, अभी कर्नाटक का चुनाव हुआ, वहां के डिप्टी सीएम ने कहा, उन्होंने कई वादे किए थे, जैसे यहाँ पे वादे किए वैसे वहां भी वादे किए, और जब चुनाव के बाद उनको पूरा करने के लिए लोगों ने दबाव डाला तो उन्होंने कहा 40,000 करोड़ का जो राशि है वो हम विकास के कार्यों से, डिप्टी सीएम ने खुद कहा, विकास के कार्य से निकालकर जनता के सामने जो हमने वादे किए उसको पूरा करने में लगा देंगे। तो विकास ठप। और फिर जन कल्याणकारी योजनाओं में अगर आप देखेंगे कांग्रेस की सरकारों को या पिछले यूपीए की जो सरकार थी 10 साल की 2004 से 14 तक, तो अमूलचूल भ्रष्टाचार था। हर योजना में केवल भाई भतीजावाद, अपने लोगों को पैसा पहुंचना था। और यह कोई हम ही नहीं करे, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा था, चाहे खनन की बात हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो, हर जगह आकाश से पाताल तक जो भी योजना थी उसमें भ्रष्टाचार था और आम जनता के पास कुछ भी लाभकारी योजनाएं पहुंचती नहीं थी। हम 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने कहा था जब ये सेशन शुरू हुआ था कि पिछले 9 साल में, जब 9 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र हुए, 29 लाख करोड़ की जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता के, आम जनता के अकाउंट में पैसा सीधा ट्रांसफर करने में हमारी सरकार सफल हुई और उसमें से 99% से भी ज्यादा सीधा लोगों के खाते में पैसा गया। तो पहली बात तो जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम से भ्रष्टाचार से अपने कार्यकर्ता, अपने परिवार, अपने लोगों को संतुष्ट करना, आम जनता तक उन योजनाओं का लाभ ना पहुंच पाना, यह एक प्रक्रिया है। दूसरी यह है कि अगर चुनाव में लोक लुभाव ने आश्वासन दे दो, उनको पूरा ना करो। हिमाचल को आपने देखे, हिमाचल में उन्होंने कहा था हम ये कर देंगे, हम ये वाले वादे कर देंगे, हम ओपीएस लागू कर देंगे, हम ये कर देंगे। ओपीएस जब बाद में लोगों ने कहा कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो तो कहने लगे केंद्र सरकार हमें पैसे दे। केंद्र सरकार ने कहा हमने जो पैसे देने थे वो हमने तो अलग एक फंड को दे दिए, केंद्र सरकार के पास वो पैसे नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि हमें पैसे दो। यानी झूठा लोक लुभावन बात है, यहाँ पे भी ऐसी बातें करते हैं। और आप देखिए पिछले 9 वर्ष में हमें तो एग्जाम्पल देखना है ना, सरकार ने, केंद्र सरकार ने कैसे काम किया, प्रदेश सरकारों ने क्या काम किया। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार पिछली बार जीती थी, इनने कहा था सत्ता में आते ही हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, कुछ नहीं किया, आखिर जनता ने फिर इनको बदला। तो केवल राजस्थान में जिस तरह से स्थिति है, जिस तरह की स्थिति है, सेम उसी तरह मैं बजट की कुछ फिगर आपको बताना चाहूंगा। लगभग 3 लाख करोड़ का पिछले साल का ये राजस्थान की सरकार का बजट है, 2,97,000 करोड़ का खर्चा है और उसमें, उस खर्चे में 93,766 करोड़ का ये कर्ज लेके काम करेंगे। मतलब जिस तरह से कर्ज लेके ये काम अपनी पुरानी योजनाओं को पूरा कर दे, अपने रेगुलर काम को नहीं कर पाते तो ये अलग जो प्रॉमिस किए वो पूरा नहीं कर पाएंगे। और साथ में जो 3 लाख करोड़ का खर्चा है उसमें से भी 56% ऑलरेडी या तो सैलरी में देना है
या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे में लगाना है। तो जन कल्याणकारी योजनाओं को विकास के लिए या किसी तरह से आम जनता के हित की जो बातें हैं, पिछले भी बजट के अंदर कोई प्रावधान नहीं, पूरा करने की बात नहीं है, तो आगे कैसे करेंगे इसका कोई रोड मैप नहीं। तो असली बात यह है कि जनता को लोक प्रभाव ने वादे दे दो। अगर आपको करना था तो पिछले 5 साल की आपको जनता ने समय दिया था, क्यों नहीं किया? और आप उसको पिछले 60 साल की केंद्र सरकार की, कांग्रेस और यूपीए की सरकार के अंतर्गत और भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार की योजनाओं की पहुंच देखेंगे तो आप देखेंगे कि 8.5 करोड़ लोगों को 9 साल में महिलाओं को उज्ज्वला योजना के अंदर निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया। बाद में पता चला कि चूल्हे की भी आवश्यकता है, तो केंद्र सरकार ने चूल्हे को भी निःशुल्क प्रोवाइड करने का काम किया। 11 करोड़ से ऊपर शौचालय का निर्माण किया गया। अगर पिछले 60-65 साल में 2014 के पहले मात्र 2.5 करोड़ बैंक अकाउंट लोगों के खुले थे, और पिछले इस हमारे जो 10 साल का कार्यकाल था, जो पिछला 14 से लेके, उसमें लगभग 45 करोड़ बैंक खाते खुल गए। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना, 3.5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 2.5 लाख रुपए का पैसा केंद्र सरकार दे रही है, जिसमें वो मकान बना सकते हैं, मकान बनाते हैं। उसके साथ केवल यही नहीं, और सीधे बैंक अकाउंट में जा रहे हैं। और आगे आप देखें तो जो आयुष्मान भारत योजना है, उसके अंतर्गत 5 लाख का जीवन बीमा, जो स्वास्थ्य जो बीमा है, वो सरकार निःशुल्क प्रोवाइड कर रही है। कोविड इतनी बड़ी त्रासदी देश में हुई थी, कोविड के अंदर 230 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार ने निःशुल्क वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया। तो जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर देख लें, केंद्र सरकार उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में बिना किसी भ्रष्टाचार के सफल हुई है, कर रही है, मेहनत से कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी अगर प्रदेश में हो या केंद्र में हो, जो भी प्रॉमिस करती है, जो भी आश्वासन देती है, उसको अक्षरशः पूरा करती है। आप लोगों को ध्यान होगा कि ये था कि 370 धारा 370 लोगों को लगता था कि देश में, कश्मीर में धारा 370 खत्म हो ही नहीं सकती, लेकिन मोदी सरकार के बनने के बाद 2019 में पहला काम यह हुआ कि धारा 370 इस देश में खत्म हो गई। भव्य राम मंदिर का हमने प्रॉमिस किया था कि भव्य राम मंदिर बनाएंगे। लाखों लोगों ने उसके राम मंदिर के बनाने के लिए बलिदान किया, लेकिन उस राम मंदिर को नहीं बनाया और उसके अंदर रोड़े अटकाए गए और लाखों लोगों को बलिदान उसमें देना पड़ा। हमारी सरकार बनी तो भव्य राम मंदिर जनवरी में उसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। तो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो प्रॉमिस है, उन चीजों को, प्रॉमिस को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं मोदी गारंटी, यानी डबल इंजन की सरकार। जिन प्रदेशों में अगर आप देखेंगे कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे सरकारी जो लाभकारी योजनाएं हैं, वो सीधे उसका पेनिट्रेशन आम जनता के लगभग 70 से 80% तक के लोगों को योजनाओं का लाभ मिल गया। आप ये देखें, और अगर प्रदेश सरकारें उन योजनाओं के लिए केंद्र सरकार के साथ सहयोग नहीं करती, सहायता नहीं करती, उसके साथ कॉपरेशन नहीं करती, तो उन योजनाओं का, जन कल्याणकारी योजनाओं का जनता तक पहुंच बहुत ही लिमिटेड हो जाती है। मैं तो पश्चिम बंगाल में देखा, पश्चिम बंगाल की सरकार किसानों को किसान सम्मान निधि में केंद्र सरकार 6,000 रुपया हर साल किसानों के खाते में दे रही है। वहां की सरकार जो है वो डेटा ही नहीं प्रोवाइड करती। क्यों? वो कहते हैं हमें पैसे दे दो, केंद्र सरकार जितना पैसा देना हमें दे दो और हम किसानों को देंगे। और जब केंद्र सरकार कहती है हम एक क्लिक ऑफ बटन से सीधे हमें खाता दे दो, किसानों का नंबर, बैंक अकाउंट दे दो, हम केंद्र से सीधा वो खाता
उस खाते में पैसा जमा कर देंगे, लेकिन प्रदेश सरकार उसको खाता और किसानों का डिटेल नंबर बैंक अकाउंट देने को तैयार नहीं है। उसके कारण वहां पे उन लोगों को वो योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। ऐसे कई सरकारें हैं जहां पे प्रदेश के कि वहां पे प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं, उनका लाभ नहीं मिल रहा। लेकिन जहां पे केंद्र में और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, मतलब प्रदेश सरकार अगर केंद्र सरकार के साथ सामूहिकता के साथ मिल के काम करती है तो बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। अभी कल ही आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो राजस्थान भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया और उसमें प्रधानमंत्री कल भी बोले, आज भी बोले, मोदी गारंटी, जो जो चीजें हमने कही हैं अक्षरशः उनको पूरा करने के लिए संकल्प पत्र के रूप में हम लोग अपने संकल्प पत्र को यहाँ पे रखते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप देखें आज विश्व स्तर पे, अगर आप देखें भारत का जो गौरव है वो बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। चाहे G20 को देख लीजिए, आज विश्व की कोई भी समस्या हो उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत का जो पक्ष है उसको स्थान दिया जाता है, मिलता है। और उसके पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में चले जाते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था। आज G20 के अंतर्गत पूरे विश्व के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भारत में आए, भारत की बात को सुना, भारत को सम्मान दिया और आज पूरा विश्व इस बात को मान के चल रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से चल रही है। 2014 में जब हमारी सरकार आई थी केंद्र में तो विश्व की 10 सबसे पिछड़ी अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था को लाके खड़ा कर दिया था यूपीए सरकार ने। अपने ये जो भ्रष्टाचार और इंडिफरेंस या कोई इनडिसीजन जिसको कहते हैं कि कोई चीज का कोई फैसला ही नहीं लेना, उसके कारण विश्व की 10 सबसे पिछड़ी अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था हो गई थी। लेकिन इन 9 साल के कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है कि तीसरी बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था हम बन जाएंगे बहुत जल्दी। और आज भी विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली, तेज गति से आगे चलने वाली अर्थव्यवस्था है। और वहां पे राजस्थान की अगर आप अर्थव्यवस्था देखें, आज एक बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि भारत की जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो प्रदेश का और केंद्र का जो स्ट्रक्चर है, उसमें प्रदेशों को दिवालिया घोषित नहीं किया जाता। अगर ऐसी व्यवस्था होती तो राजस्थान का जो बजट है या राजस्थान का जो फिस्कल स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, वह दिवालियापन के कगार पे है। अगर इसको कंपैरिजन में देखें तो अगर 56% आपका बजट का हिस्सा केवल सैलरी और इसमें देने में खर्च हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें खर्च हो जाता है, मात्र 44% केवल पैसा बचता है कि कुछ आप अलग अलग चीजों को, कार्य को करें, उसको भी आप कम करते हुए और प्रॉमिस करने की बात करते तो वो पूरा होने की बात मुझे लगती नहीं। तो यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो प्रदेश का बहुत तेजी से विकास होगा। जहां जहां प्रदेशों में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र के साथ सहयोग करते हुए सरकार काम कर रही है, तो जन कल्याणकारी योजनाओं का बहुत बड़ा पेनिट्रेशन जो केंद्र सरकार कर रही है पिछले 9 साल के अपने कार्यकाल में, उनका बहुत बड़ा पेनिट्रेशन उन जगह होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख लो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को देख लो। प्रधानमंत्री जी ने अभी विश्वकर्मा योजना लागू की है 17 सितंबर को। उसमें 18 में छोटे छोटे कामगार, कोई नाई है, बढ़ई है, मोची है, ऐसे लोगों को भी विकास के लिए, कार्य के लिए केंद्र सरकार उनको सहायता प्रदान कर रही है। उनको टूल किट खरीदने के लिए विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत वो सरकार सहायता प्रदान कर रही है। उनके विकास के लिए, उनको रोजगार मिलने के लिए काम कर रही है। उसके पहले स्ट्रीट वेंडर्स का, जो सड़क में रेहड़ी पटरी वालों के लिए जो काम किया केंद्र सरकार ने, वो भी अभूतपूर्व है। एसबीआई की एक रिपोर्ट आई थी कि इसने अभूतपूर्व काम किया है। और एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो कोविड के बाद
केंद्र सरकार ने जिस तरह से कोविड के बाद विकास का काम, गरीबों को उसके उत्थान के लिए काम किया। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जो 6 साल में केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण के अंतर्गत जो काम किया है वो कोई और नॉर्मल स्पीड से कोई सरकार काम करे तो 47 वर्ष, यानी 47 वर्ष के काम को मात्र 6 साल में पूरा करके केंद्र सरकार ने दिखाया है। तो वही भाजपा की सरकार परफॉर्मेंस और भ्रष्टाचार विमुक्त काम करती है। ये बात मुझे आपके सामने कहनी थी। और आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है। जल्दी राजस्थान में इलेक्शन होने वाला है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम में इलेक्शन पूरे हो गए। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बहुत विश्वास के साथ जनता का प्रेम, स्वाभिमान प्राप्त करने में हमें पूरी तरह आशा है कि सफल हुई है। बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है। राजस्थान में भी वैसी वोटिंग ही होगी, लेकिन जनता को इस समय सोच समझ के, विचार करके अपना मत देना चाहिए। यही प्रधानमंत्री जी की और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की और सभी पदाधिकारी, अमित शाह जी की, सबका आपको निवेदन है। वही संदेश लेके हम आपके साथ आए। मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। कल ही प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के जो बड़े बड़े मीडिया के सारे लोगों के साथ करीब 3-3.5 घंटे बिताए और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह स्वच्छ भारत अभियान को मीडिया ने जन जन तक पहुंचाया और जिसका जो विशाल परिणाम भारत में देखने को मिलता है, महिला सुरक्षा के रूप में, महिला सशक्तिकरण के रूप में, तो वह मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। वो भी आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि सही बात जनता तक पहुंचेगी, सही तरह से पहुंचेगी। महिला असुरक्षा पे तो बहुत बता चुके हैं। राजस्थान में जिस तरह से काम हो रहा है, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। योगी जी के नेतृत्व में किस तरह से 2017 में जब हमारी सरकार आई थी, लॉ एंड ऑर्डर बुरा हाल था, फिरौती, डकैती, उगाही, ये सारे काम हो रहे थे। महिलाएं शाम को घर से निकल नहीं पाती थी। मात्र 6 वर्ष में एकदम बदलाव उत्तर प्रदेश में आ गया और आज दूसरा सबसे तेज गति से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश खड़ा हो गया, जो कि एक बीमारू प्रदेश के रूप में जब विपक्ष की सरकार की थी। तो वैसा ही काम यहाँ से प्रतिबद्धता के साथ हमें लगता है कि डबल इंजन सरकार के द्वारा हम करने में सफल होंगे। यही कह के मैं आप लोगों का धन्यवाद भी देता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे आके समय किया। और कोई बात होगी तो अपना चंचल जी आज बात को आगे लेंगे। अग्रवाल जी, एक बात बताएं, आपने एक बहुत बड़ी बात कही अभी, प्रदेश की फाइनेंशियल पोजीशन दिवालिया की कंडीशन में आ गई है। तो देश में ऐसे कितने राज्य हैं जो दिवालिया की कंडीशन में आ गए, नंबर 1। और नंबर 2, जब फाइनेंशियल कंडीशन राज्यों की खराब हो रही है, दिवालिया की ओर बढ़ रही है, दिवालिया घोषित नहीं कर सकती, ये एक अलग बात है, मगर दिवालिया की ओर बढ़ रहे हैं वो, तो क्या उन राज्यों में आपातकाल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से केंद्र लगाएगा? इस तरह की कोई बातचीत हो रही है कोई नई तरीके से? नहीं, देखिए, केंद्र सरकार लगभग 42% जो केंद्र के पास बजट आता है, टैक्स कलेक्शन होता है, वो प्रदेश सरकारों को दे देती है। हम लोगों ने टैक्स कलेक्शन में भी जो भ्रष्टाचार और लीकेजेस थे उसको खत्म किया। जीएसटी के अंतर्गत देखिए, शुरू में जब हम 2016 में जीएसटी लेके आए थे, तब इनडायरेक्ट टैक्स, कई लोग कहते थे कि टैक्स हमारे देश में कम लोग देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स हर आदमी देता है। एक बच्ची भी पेंसिल खरीदती है, पेन खरीदती है, तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स देता था। तो 2016 के पहले इनडायरेक्ट टैक्स 25 से 30% होता था। आज जीएसटी के अंतर्गत, ये आरबीआई की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं, सरकारी मतलब पार्टी की नहीं बता रहा, आरबीआई ने रिपोर्ट निकाली है 6 महीने पहले। एवरेज जीएसटी के अंतर्गत टैक्स है 11.6% का जीएसटी टैक्स एवरेज रेट है। 25 से 30% एवरेज था, उसको घटा के ये कहते हैं। और आज टैक्स कलेक्शन 1,80,000 करोड़ हो रहा है। टैक्स भी कम कर दिया, कलेक्शन इतना बढ़ गया। एक समय 60,000 करोड़ महीने का कलेक्शन होता था, और उसमें भी प्रदेश सरकारों को उनका हिस्सा जीएसटी के अंदर भी मिलता है। तो केंद्र सरकार पूरी तरह से सहायता करती है, लेकिन प्रदेश सरकारों को
अब जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत भी केंद्र सरकार देती है, लेकिन कई प्रदेश सरकारें उनमें केंद्र सरकार के साथ कोऑपरेट नहीं करती, तो उसका लाभ नहीं मिलता। ये जो डेट है, एक डेट यहाँ पे जो राजस्थान का लगभग 93,000 करोड़ का कर्ज लिया हुआ है। अब कैसे करेंगे बताओ तो सही ना। आप प्रॉमिस करे जा रहे हो, आप कह रहे हो आपके पास पैसा नहीं है। आप पंजाब का हाल देखिए कितना बुरा है, 3 लाख करोड़ का उसके ऊपर कर्ज है पंजाब के ऊपर, और वो अलग अलग प्रॉमिस करते हैं, कुछ पूरा नहीं। अब दिल्ली में आप सरकारी या अलायंस करने की बात करते हैं, आपस में कोई तालमेल नहीं है, झूठे प्रॉमिस कर दो, या तो वो प्रॉमिस कर दो, पूरा करने का कोई इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति अगर किसी तरह करने के लिए दबाव पड़ गया तो विकास के कार्यों से पैसा निकाल के, जैसे मैंने कर्नाटक से बताया, विकास के कार्यों से उसमें लगा दो, और फिर तीसरा केंद्र सरकार पे डाल दो कि हमें ये पैसा दो, तब हम इसे लागू करेंगे। मेरा क्वेश्चन है, आर्थिक आपातकाल आर्थिक आपातकाल अलग से स्टेट का घोषित नहीं होता। केंद्र सरकार रेस्ट्रिक्ट करती है, आरबीआई कंट्रोल करती है, आरबीआई डेट को कंट्रोल करती है। आरबीआई ये बताती है कि आप इससे ज्यादा डेट नहीं लेंगे, और उसमें जो उसके जो पैरामीटर्स है उसके अनुसार वो जो कर्ज लेने का स्टेट की लिमिट होगा, लेकिन अलग से आपातकाल नहीं घोषित होगा। राजस्थान से ज्यादा ऐसी कोई राज्य सरकार है जिनके पास 56% से ज्यादा उनका खर्चा एक्सपेंडिचर है? कोई लिस्ट है आपके पास ऐसी? नहीं, लिस्ट अभी तो फिर आप राजस्थान को कैसे बोल रहे हैं? नहीं, मैंने बताया ना कि कुछ जो प्रदेश, मैंने पंजाब का बोला, राजस्थान बताया, 56% अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है। ये तो इसी के स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का तो अब सेंट्रल का फिगर कितना है? क्या चीज? सेंट्रल का एक्सपेंसेस फिगर कितना है? ऐसा नहीं 56% सेंट्रल का कितना बता सकते हैं? सेंटर का फिगर अभी इस वक्त एकदम मेरे पास नहीं है, लेकिन सेंटर का लगभग 45 लाख करोड़ का जो है, जो एवरेज कलेक्शन है। जीएसटी इतना बढ़ रहा है, जो फिस्कल डेफिसिट है, दो चीजों से देखा जाता है। फिस्कल डेफिसिट कितना है, केंद्र का 4% के ऊपर है, लेकिन आप ये चीज देखें ना, केंद्र जितने भी डेवलपमेंट वर्क है वो केंद्र सरकार का, सड़कों का निर्माण है, जो 42% जो केंद्र का टैक्स है वो भी प्रदेशों को देता है, जीएसटी के अंदर प्रदेशों को देता है। जितनी जन कल्याणकारी योजना है 29 लाख करोड़ का, जैसे मैं बता रहा हूँ, उन सब योजनाओं को स्टेट्स को ट्रांसफर करके वो पैसा देता है। तो मैक्सिमम काम जो है, जिसका फाइनेंशियल असिस्टेंस जो होती है या फाइनेंशियल प्रोविजन होती है, वो केंद्र सरकार करता है, और प्रदेश सरकारें तो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को करता है, और केंद्र की सरकार योजनाओं को लागू करता है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहाँ तो फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और बाकी सारे राज्य जो है जहाँ बीजेपी की नहीं, सरकार मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, राजस्थान के कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। राजस्थान और उत्तर प्रदेश का मैंने आपको कंपैरिजन बताया। अभी हम राजस्थान के इलेक्शंस की बात जब कर रहे हैं, तो मैं राजस्थान की फिगर्स बता रहा हूँ कि अगर आपके पास 56% ऑलरेडी आप अपने जो रिसिप्ट है उसका आप एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों में खत्म कर देते हैं, और आपके ऑलरेडी लगभग 93,000 करोड़ का आपके ऊपर कर्ज है जो कि वापस करना है, और फिर आप कह रहे हो कि 60,000 करोड़ का हम कर्ज पिछले बजट में और हम लेंगे, तो आप और फिर प्रॉमिस कर रहे हो इतनी चीजें, तो कैसे पूरा करोगे? मैं तो रोड पे मांग रहा हूँ। तो एमपी में शिवराज सिंह जी भी लुटा रहे खूब। नहीं, वो तो ये जो बात ये है कि जो केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू कर रहे हैं, आप बजट में प्रोविजन करिए, बजट का रोड मैप बताइए, बजट के अनुसार आप उसके प्रावधान के अनुसार आप उसकी योजनाओं को केंद्र सरकार के साथ सामूहिकता के साथ उन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाइए, तो आपकी फाइनेंशियल अच्छे होंगे। अग्रवाल साहब, एक चीज और है, आपके क्वेश्चन सीनियर सिटीजन के खिलाफ है आपकी केंद्र सरकार। सीनियर सिटीजन को रेलवे में कंसेशन बंद कर दी है। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए होती है, वो आपके लिए क्लियर नहीं है, आपका मानस नहीं है उनको देने के लिए, क्योंकि उससे फाइनेंशियल बर्डन आता है, और इसकी वजह से आप चुनाव नहीं, हमने नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा कि ओपीएस के फेवर में नहीं है। देखिए, ओपीएस कांग्रेस सरकार के टाइम पे लागू हुई थी, और 2010 में ये लागू हुई थी। ओपीएस को खत्म करके एनपीएस किया एक बार, और केंद्र सरकार ने, वित्त मंत्री जी ने कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को अगर दोबारा लागू करना है तो उसके लिए एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा?
अब ये और उसके लिए कमेटी बैठाई है कि उसको करके एनपीएस को अगर वापस लाना है तो उसके लिए बजट का प्रावधान करना है, कैसा रोड मैप बनाना है। केंद्र सरकार के पास तो पैसा नहीं है। जब 2010 में आपने एनपीएस लागू की तो ओल्ड पेंशन स्कीम हटाई, तो जो पैसा आम जो लोग देते थे वो आपने, वो तो केंद्र सरकार के पास थोड़ी है, वो तो अलग एक ट्रस्ट बना के फंड बना के वहां दे दिया। अब ये कह रहे हैं कि हमें केंद्र सरकार पैसा दे दो। केंद्र सरकार के पास 40,000 करोड़ कह रहे हैं हमें दे दो, हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें। 40,000 करोड़ केंद्र सरकार के पास थोड़ी है पैसा। हमारा लक्ष्य है समाज के हर वर्ग तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए।